दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो सब लोग। आज हमारा जो लेक्चर नंबर है 1.8, इसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द गॉस लॉ। और आप सबको मालूम है कि ये हमारा चल रहा है क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड देयर फील्ड्स। बहुत सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की है। अगर किसी ने पिछला वाला वीडियो या तो कोई भी टॉपिक नहीं मालूम तो पिछला वाला वीडियो देखकर ही वो वाले टॉपिक के अंदर कॉन्फिडेंट हो जाना। अदरवाइज अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको आगे भी बताया था, वैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप हर एक चैप्टर के थंबनेल के ऊपर आपको दिख जाएगा कि कौन से टॉपिक हम लोगों ने पढ़े हुए हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज द टॉपिक इज नोन एज अ गॉस लॉ। कौन सा लॉ? गॉस लॉ। तो चलो दोस्तों, गॉस लॉ के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो गॉस लॉ क्या है? जैसे कि हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ देखा था, तो कूलम्ब लॉ के ऊपर से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि कैसे हम लोग पॉइंट चार्ज का फोर्स फाइंड कर सकते हैं। वैसे ही हम लोगों ने एक लास्ट प्रीवियस एक टॉपिक देखा था, इट इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को यूज करके हम लोग ये वाला गॉस लॉ हम लोग डिराइव करेंगे। कैसे? देख लो, गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या बोल रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं डिस्कस कराऊंगा इट इज नोन अबाउट द गॉस लॉ। गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है? दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस एस। मतलब अगर मान लो आप लोग कोई भी सरफेस कंसीडर कर लो, ओके, आप लोग कोई भी सरफेस कंसीडर कर लो और वो सरफेस क्लोज कंसीडर कर लो, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर जिन बच्चों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में नहीं मालूम उसके लिए मैं बता देता हूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मींस व्हाट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मींस अगर मान लो हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया। मतलब अगर मैं कोई एरिया पसंद करूंगा और वो एरिया के अंदर से कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर उसके अंदर से पास होती है, देन इट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इक्वेशन था फाई, उसको हम लोग फाई से इंडिकेट करते हैं। तो यही पे भी ये गॉस लॉ एक सरफेस को कंसीडर किया है, एक स्फीयर को कंसीडर किया हुआ है, जैसे कि आप लोग फिगर में देख रहे हो। ओके ना, तो अगर हम लोग आगे जाएंगे तो आपको बताऊंगा व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ। सो अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, अगर कोई भी क्लोज सरफेस होता है ना, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। व्हाट इज द इक्वेशन? फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। वहां पे Q क्या होता है? Q इज नोन एज द चार्ज। एप्सिलॉन जीरो अपनी परमिटिविटी है। परमिटिविटी को आपको मालूम है कि परमिटिविटी किसको बोलते हैं? तो परमिटिविटी मींस, यस वी कैन से दैट परमिटिविटी मींस हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि भाई अगर कोई भी मटेरियल, कोई भी बॉडी अपने अंदर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर सकता है, दैट इज नोन एज द परमिटिविटी। ओके दोस्तों, चलो आगे जाते हैं। ओके, तो इसका प्रूफ करते हैं। सर इसको प्रूफ तो करो। Q, phi is what? Phi is a electric flux. Q is what? तो Q is a total charge enclosed by the surface and epsilon zero is a permittivity. Okay? Now अभी हम लोग आगे जाएंगे तो हम लोगों ने डिस्कस किया हो इसका प्रूफ। चलो इसका प्रूफ के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैंने फिगर ड्रॉ कर लिया, देख रहे हो फिगर के अंदर से ये वाला जो गोला दिख रहा है, तो गोला इज नोन एज द स्फीयर। और स्फीयर को मैंने क्या कंसीडर कर लिया है? एक सरफेस। ओके, मतलब ये स्फीयर एस है जिसका रेडियस कितना है? आर जितना है। उसके सेंटर पॉइंट पे, दिस इज अ सेंटर पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है? सेंटर पॉइंट। और ये सेंटर पॉइंट के ऊपर एक चार्ज है, वो चार्ज है अपना क्यू। कौन सा? क्यू। ओके, देखो लिखा हुआ है कंसीडर अ स्फीयर। सबसे पहले स्फीयर कंसीडर कर लिया जिसका रेडियस आर है, तो क्या कंसीडर कर लिया? आर जितने रेडियस वाला एक स्फीयर कंसीडर कर लिया। नाउ सराउंडिंग अ पॉइंट चार्ज क्यू एज इट्स अ सेंटर, मतलब ये क्यू उसके सेंटर के ऊपर मतलब पड़ा हुआ है और उसके सराउंडिंग में सब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। नाउ व्हाट? यस, तो ये पॉइंट से अगर मान लो हम लोगों ने दो एंगल देखे थे 11th साइंस के अंदर, पहला वाला सरफेस एंगल, दूसरा वाला सॉलिड एंगल। नाउ इसके अंदर अगर सॉलिड एंगल से अगर हम लोग उसको देखेंगे, ये पूरा एक ये पूरे स्फीयर के अंदर से मैं इतना पोर्शन, मतलब मैं इतना एरिया कंसीडर कर लेता हूं। ओके, मतलब ये पूरा कितना स्फीयर बड़ा है? आई डोंट नो अबाउट दैट। सो आई एम कंसीडरिंग वन स्मॉल एलिमेंट ऑफ दिस स्फीयर, ओके, जिसका रेडियस भी आर रहेगा। कितना रहेगा? द रेडियस इज नोन एज आर। ओके, और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, यस हमको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के डायरेक्शन में होती है ना। सो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब चार्ज पॉजिटिव क्यू का चार्ज
आउटसाइड में रहेगा तो दैट मीन्स ये आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस, ये सरफेस के साथ कैसी है, परपेंडिकुलर है। ओके, सो दे आर बेसिकली कंडीशन ऑफ लाइक दैट। ओके, और यहाँ पे हम लोगों ने दोनों को कैसे बताया हुआ है, सेम बताया हुआ है। ओके, नाउ तो अभी आगे जाते हैं। सो नाउ हम लोग कंसीडर करते हैं फॉर अ स्मॉल एरिया एलिमेंट, मैंने एक छोटा सा एरिया कंसीडर किया एंड दैट एलिमेंट इज नोन एज दिस, इट इज अ डेल्टा एस। अगर मैंने स्मॉल एरिया कंसीडर किया, वो एरिया के सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, तो हमारा इक्वेशन होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू डेल्टा फाई, स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया के लिए छोटा सा फ्लक्स, इट इज अ डेल्टा फाई इक्वल टू ई इंटू डी एस, द सरफेस एरिया। जब मैं पहले बताया मैंने कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितने सरफेस के अंदर से पास होती है, दैट इज नॉन एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ आ रहा है ना? अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमें मालूम है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो यही इक्वेशन को मैं लिखूंगा। नाउ देयरफॉर डेल्टा फाई इक्वल टू ई इंटू डेल्टा एस। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या हो जाता है, इट इज अ क्यू, चार्ज कौन सा है, क्यू, सो दैट इज सोर्स चार्ज का ही हम लोग कंसीडर करते हैं ना। सो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर, क्योंकि वो आर जितने डिस्टेंस पे है तो यूनिट वेक्टर ऑफ आर इंटू डेल्टा एस। यस के नॉट यस? ओके, ऐसा बन जाएगा। सो ये हमारा इक्वेशन तुम्हारा बन जाएगा एंड दैट इज नोन एज ई इंटू डेल्टा एस, आर इंटू डेल्टा एस। बट हाँ, हमें एक चीज मालूम है, ये जो डेल्टा एस और आर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं एस यूनिट वेक्टर ऑफ आर एंड डेल्टा एस आर इन सेम डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन? अगर वो सेम डायरेक्शन पे होगा तो मैं ये दोनों को एक ही कंसीडर कर सकता हूं, आइदर वो गिनो या तो वो गिनो, दे आर पैरेलल विथ ईच अदर। ओके, सो हम लोग उसको एक कंसीडर करेंगे, तो ये इक्वेशन बन जाएगा डेल्टा फाई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा एस। गॉट इट? सो दिस इज आवर इक्वेशन। अगर ये अपना एक इक्वेशन बन जाता है, अभी इसको वेक्टर से हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो भी चलेगा। ओके, नाउ चलो इतना पता चल गया। ओके सर, पता चल गया। नाउ ये तो छोटे छोटे एलिमेंट का है, कैसे एलिमेंट का है, छोटे छोटे एलिमेंट ऑफ दिस स्फीयर। अगर मेरे को टोटल चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, सो द टोटल फ्लक्स लिंक, हम लोग लिखेंगे द टोटल फ्लक्स लिंक विथ एंटायर स्फीयर, विथ एंटायर स्फीयर। अगर ये एंटायर स्फीयर के अंदर कितना टोटल फ्लक्स लिंक करेगा तो ये मेरे को समेशन करना पड़ेगा। यस सर, तो टोटल फ्लक्स, यही इक्वेशन को हम लोग क्या कर देंगे, यस इज ए टोटल फाई इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द चार्जेस अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर इनटू डेल्टा एस। ये एप्सिलॉन मतलब क्यू, 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर कांस्टेंट है, उसको मैं बाहर निकाल लूंगा, तो यही इक्वेशन मेरा मिल जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर समेशन ऑफ डेल्टा एस। ओके कि नॉट ओके? अब ये जो समेशन ऑफ डेल्टा एस है ना दोस्तों, वो बता रहा है टोटल सरफेस ऑफ दिस स्फीयर। ओके, अगर वो टोटल सरफेस अगर बताता होगा तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूं, थोड़ा सा स्टेटमेंट रहने देता हूं और मैं प्रूव करता हूं। ओके, तो देख लो, यही इक्वेशन को मैं यहां पे लिखूंगा। सो नाउ summation of delta s equal to total surface area of sphere। क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हो जाएगा। याद करो, समेशन ऑफ डेल्टा एस इक्वल टू स्फीयर ऑफ सरफेस। ओके, सो स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, 4 पाई आर स्क्वायर। देखो दोस्तों, ऐसी छोटी छोटी चीजें अगर नहीं मालूम होती कि स्फीयर क्या है, वॉल्यूम क्या है, और फिर हम लोग ऐसा फिजिक्स को गाली देते हैं कि यार फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट है। फिजिक्स डिफिकल्ट नहीं है, आपका जो बेस है वो डिफिकल्ट है। तो कोई बात नहीं, वीडियो देखते रहना और बेस को कॉन्फिडेंट बनाते रहना। ओके, तो नाउ जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, इसके अंदर रख देता हूं, तो फाई टोटल फ्लक्स इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर समेशन ऑफ डेल्टा एस की जगह पे ये वाला वैल्यू पुट करूंगा, इट इज अ 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई कैंसल, आर स्क्वायर कैंसल,
So my equation would be q upon epsilon 0 and it is hence proved. ओके मतलब गॉस लॉ ने एक स्टेटमेंट दिया था, फॉर एनी क्लोज सरफेस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज टोटल फ्लक्स एनक्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी. सो phi इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन 0. दिस इज नोन एज द टोटल फ्लक्स. सो नया दोस्तों, सो दिस इज नोन एज अ गॉस लॉ, और ये लॉ ऐसा इंप्लाइज करता है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सरफेस इज 0. Okay, and second, when there is no enclosed by the surface or net charge of the surface would be the 0. The Gauss law एक ये भी बताता है कि the total flux enclosed by the surface is 0. समझ में आ गया दोस्तों? तो व्हाट इज अवर मेथड? आंखें बंद करके सोचो कि द्विवेद सर ने क्या बताया था. तो द्विवेद सर ने गॉस लॉ के बारे में पहला स्टेटमेंट बताया. स्टेटमेंट ऐसा बोला कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ना, वो पूरी क्लोज सरफेस के लिए कितना होता है, Q इक्वल मतलब Q अपॉन एप्सिलॉन 0. ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं तो हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया, पहले एक फिगर ड्रॉ कर लिया. फिगर ड्रॉ करने के बाद उसका छोटा सा एलिमेंट ले लिया, छोटे से एलिमेंट के रिस्पेक्ट में उसका फ्लक्स निकाल लिया कि कितनी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो फ्लक्स में से पास होगी, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स. E इंटू डेल्टा एस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू रख दिया अकॉर्डिंग टू स्फीयर. फिर उसके बाद ये जो यूनिट वेक्टर r और जो डेल्टा s वो एक ही डायरेक्शन में, या तो फिर मैं r लिखूं या डेल्टा s लिखूं, एक ही बात है. ओके, तो मैंने डेल्टा s लिखा, और फिर ये एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है, उसको टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज अगर मेरे को कंसीडर करना है विथ रिस्पेक्ट टू एंटायर स्फीयर, तो मैं क्या करूंगा, समेशन करूंगा. इट इज अ फाई समेशन ऑफ दिस समेशन ऑफ डेल्टा एस, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. तो टोटल स्फीयर ऑफ द सरफेस एरिया कितना है, 4 pi r स्क्वायर रखा, 4 pi r स्क्वायर कैंसल, एंड अवर इक्वेशन ऑफ गॉस लॉ phi इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन 0 इज प्रूव. ओके दोस्तों, ठीक है ना. अभी ये थियरी खत्म हो गई है, तो उसके बाद हम लोग एक नया थियरी देखते हैं जिसमें थोड़े से गॉस लॉ के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. ओके, तो चलो हेडिंग लगाओ. चलो तो दोस्तों, तो एक छोटा सा टॉपिक है, हमारे गॉस लॉ को अगर समझना है तो उसको थोड़ा सा 2-3 पॉइंट उसके थोड़े याद रखने पड़ते हैं. जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखे हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग गॉस लॉ. गॉस लॉ को थोड़ा सा ज्यादा समझने के लिए थोड़े से 2-3 पॉइंट है. वैसे अपना पहला पॉइंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस. मतलब गॉस लॉ क्लोज सरफेस के लिए ही ट्रू होता है. ओके, जैसे कि इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स शेप एंड साइज. उसका शेप कोई सा भी हो, साइज कोई सा भी हो, इट इज नॉट डिपेंडेंट. इट इज ओनली डिपेंडिंग अपॉन द, इट इज ओनली ट्रू फॉर द एनी क्लोज सरफेस. किसी भी क्लोज सरफेस के साथ ये ट्रू है. ओके दोस्तों, नाउ सेकेंड पॉइंट. नाउ सेकेंड पॉइंट इज नोन एज द टर्म Q, जो इलेक्ट्रिक गॉस लॉ के अंदर जो फ्लक्स है और उसका इक्वेशन है Q अपॉन एप्सिलॉन 0. ओके, एक तो दो टर्म Q बता रहा है ना, इट इज ऑफ द गॉस लॉ इज इंक्लूड सम ऑफ ऑल चार्जेस. क्या बता रहा है ये वाला, सम ऑफ ऑल चार्जेस. सो जितने भी चार्जेस है उन सभी का सम अगर मैं ऐड करूंगा, समेशन ऑफ ऑल द चार्जेस एनक्लोज्ड विद इन अ सरफेस, मतलब वो सरफेस के अंदर जितना भी टोटल चार्जेस है ना, ये Q ये इंडिकेट करता है. ओके, एंड एक बात और समझ लेना, नो मैटर वेयर दे इज लोकेटेड, मतलब वो मैटर नहीं करता कि वो कहां पे लोकेटेड है, बट इन सभी के सरफेस के ऊपर कहीं पे भी है तो उन सबका एडिशन ये अपना Q बताएगा. ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट. अगर थर्ड पॉइंट यहाँ पे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, याद रखना दोस्तों, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ और यूजिंग गॉस लॉ, तो व्हाट वी हैव टू डू, यस, हमें एक सरफेस एज्यूम करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा, एंड दैट सरफेस इज नोन एज अ, यस, Gaussian surface. Okay, so to find the electric field, the surface is chosen for application of Gauss law. Application of Gauss law वैसे टोटल 4 टाइप की है, लाइन, फिर उसके बाद सरफेस, उसके बाद वॉल्यूम, स्फेरिकल सेल, इनसाइड और आउटसाइड. ओके, तो मतलब दे आर एप्लीकेशन ऑफ द गॉस लॉ. और एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ से अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है किसी भी सरफेस के ऊपर की, तो क्या करेंगे हम लोग, एक सरफेस सिलेक्ट करेंगे एंड दैट सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस. कौन सा सरफेस, गॉसियन सरफेस. और हाँ, दूसरा ये भी बात है हमारा कि गॉसियन सरफेस तो है, बट गॉसियन सरफेस डज नॉट पास थ्रू डिस्क्रीट चार्ज.
गॉसियन सरफेस डिस्क्रीट चार्ज से पास नहीं होगा, मतलब जो कंटिन्यू क्लोज नहीं होगा वहां से पास नहीं होगा। गॉसियन सरफेस इज ओनली पासिंग थ्रू अ कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम। याद है हमने पीछे वाले लेक्चर में देखा था कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज, या तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज अ लैम्बडा, सिग्मा एंड रो। इट इज लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके दोस्तों ना, और बस बाकी तो कोई पॉइंट है नहीं, बट हाँ हम लोग को बोलना है तो ऐसा बोल सकते हैं कि भाई द गॉस लॉ is based on the inverse square law and it's depend upon the variety of the Coulomb's law। मतलब गॉस लॉ से Coulomb's law भी डिराइव कर सकते हैं और Coulomb law से गॉस लॉ भी डिराइव कर सकते हैं। ओके दोस्तों, सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द गॉस लॉ कि वो सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए ही यूज होता है, मतलब सच्चा है, ट्रू है। सेकेंड, ये जो क्यू बताता है ना वो एक चार्ज नहीं है, वो सरफेस का टोटल चार्ज इंडिकेट करता है। एंड नो मैटर वेयर द चार्ज इज लोकेटेड, चार्ज यहाँ पे है वहां पे है कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके वो कहीं पे भी हो सकता है। एंड सेकेंड, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो क्या करना पड़ेगा? ओके द सरफेस चूजन फॉर द एप्लीकेशन, अगर हम लोग द सरफेस चूजन फॉर एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। मतलब अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है और हम जो सरफेस चूज करेंगे उस सरफेस के ऊपर, वो हमारा गॉसियन सरफेस बोला जाएगा। और गॉसियन सरफेस डिस्क्रीट चार्ज में से पास नहीं होता, डिस्क्रीट सरफेस में से पास नहीं होता, वो कंटिन्यूअस सरफेस में से ही पास होता है। ओके जो क्लोज हो, जो अपना पहला पॉइंट बताता है। ओके दोस्तों, तो चलो अभी हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ओके चलो हेडिंग लगाओ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ।